हेलो एंड वेलकम बैक। तो जो सीरीज चल रहा है हमारा स्पेशल क्वेश्चन सीरीज का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, उसको बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे सिंप्लेक्स मेथड पे बेस्ड एक क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो है मैक्सिमाइजेशन का, बट आप इसको मिनिमाइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर एक मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और मुझे मेथड याद है मिनिमाइजेशन के लिए, मेथड बेसिकली दोनों में सेम ही होता है, क्राइटेरिया का डिफरेंस होता है बस। तो अगर ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया आपको याद है मिनिमाइजेशन का और आप चाहते हो कि इस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन के तौर पे सॉल्व करना, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जो कि सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 सब्जेक्टेड टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स आर ऑल लेस देन और इक्वल टू, है ना। सभी के सभी कैसा है, लेस देन और इक्वल टू। और हमें पता है अगर लेस देन इक्वल टू का कंस्ट्रेंट है तो उसमें केवल और केवल स्लैक वेरिएबल्स ऐड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का होता या फिर इक्वल टू का होता तो उस केस में हमको बिग एम मेथड यूज करना पड़ता। बट यहाँ पे चूंकि सारे के सारे दिए हुए जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो कैसे हैं, लेस देन और इक्वल टू के, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे केवल और केवल स्लैक वेरिएबल्स ऐड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, एक मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है, आपको बस कुछ नहीं करना। आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा मिनिमाइजेशन का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, मिनिमाइज यहाँ पे देखो मैं बगल में लिख रहा हूँ, मिनिमाइज z डैश, मैं कोई एक z डैश फंक्शन मान लेता हूँ, z डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ z। तो माइनस ऑफ z जब करोगे तो क्या हो जाएगा, सभी के सभी कोएफिशिएंट निगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा -2x1 -3x2 -3x3। ये हो गया आपका नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और कैसा हो गया आपका प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन का। और सब्जेक्टेड टू जो कंस्ट्रेंट होंगे बाबू वो बिल्कुल सेम होंगे। तो जो भी सब्जेक्टेड टू में कंस्टेंट दिए हुए होंगे वो सर सेम रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। ऐसा नहीं करना कि इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, उतना तूफानी नहीं करना। केवल और केवल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेम कंस्टेंट को आगे लेके जाएंगे। इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम लोग करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्लैक वेरिएबल्स। तो स्लैक वेरिएबल्स कितने ऐड होंगे, हर एक कंस्टेंट के लिए एक एक ऐड होंगे, सभी के सभी लेस देन इक्वल टू के। तो टोटल कंस्टेंट कितने, टोटल स्लैक वेरिएबल्स कितने ऐड होंगे, 1 2 एंड 3। टोटल मिला के कितने हो गए, 1 1 1 इक्वल टू 3 स्लैक वेरिएबल्स आपको यहाँ पे होंगे ऐड। अब 3 स्लैक वेरिएबल्स हैं और आपके टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स टोटल कितने हो जाएंगे, 3 पहले से दे रखे हैं, 3 आपने और ऐड कर दिया, टोटल हो गए 6। और आपके पास कंस्टेंट कितने हैं, आपके पास कंस्टेंट कितने हैं तो बोलोगे आप 3 है। अब 3 इक्वेशंस रहेंगे और 6 अननोन्स होंगे, क्या आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स को बेसिक वेरिएबल ले लेते हैं और कुछ वेरिएबल को हम लोग ले लेते हैं कैसा, नन बेसिक वेरिएबल्स। नन बेसिक वेरिएबल्स, और नन बेसिक वेरिएबल्स किसको लेते हैं, किसको बेसिक वेरिएबल लेते हैं, ये पूरी की तरह से लेक्चर में दिया हुआ है, उसको वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं वो किसको लेकर चलते हैं, जो हम लोग अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं स्लैक वेरिएबल्स। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट किया, पहले क्या, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में, और उसको डायरेक्ट फिर मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमाइज z डैश इक्वल्स टू -z -2x1 -3x2 -3x3 सब्जेक्टेड टू। फर्स्ट वाले के लिए मैंने यहाँ पे s1 लिया है, फर्स्ट वाले के लिए जो हमारा स्लैक वेरिएबल वो है s1, सेकेंड कंस्टेंट के लिए है s2 और थर्ड कंस्टेंट के लिए है s3। और इसमें मैंने क्या किया, सभी जो कंस्टेंट हैं उन सभी कंस्टेंट्स में मैंने जितने भी आपका वेरिएबल्स है सबको यहाँ पे लिखा है उसके कोफिशिएंट के साथ। जिसमें अगर कोई वेरिएबल नहीं था तो उसको क्या कर दिया मैंने, 0 कोफिशिएंट के साथ लिख दिया। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड होते हैं इस तरीके से कि इसमें का जो भी वैल्यू हो वो हमारे फाइनल रिजल्ट को इम्पैक्ट ना करे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं 0 कोफिशिएंट। तो 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि हम लोग टेबल को फॉर्म कर पाएँ।
ताकि हम लोग टेबल को फॉर्म कर पाएँ। तो ये हमने क्या कर लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। क्या कर लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जहाँ पे आपका x1 x2 x3 जो गिवन वेरिएबल्स थे, s1 s2 s3 आपका जो आपने नया स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे यही मेंशन किया है कि यहाँ पे जो s1 है s2 है s3 है वो कैसे वेरिएबल्स हैं, वो हैं स्लैक वेरिएबल्स। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम लोग आइट्रेशन कह लीजिए, टेबल फॉर्मेशन कह लीजिए, तो जो भी आपकी मर्जी, आइट्रेशन 1 लिखो, टेबल 1 लिखो, तो सिंप्लेक्स टेबल आपको फॉर्म करना है। सिंप्लेक्स टेबल में क्या क्या टर्म्स आते हैं, एक होता है CJ, दूसरा होता है CBI, देन बेसिक वेरिएबल्स का एक कॉलम आता है, एक कॉलम आता है आपका जो बेसिक सॉल्यूशन, आप जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालते हो यहाँ से, एक टेबल उसके लिए बनेगा, एक कॉलम उसके लिए बनेगा। तो ये सारे कॉलम्स इस तरीके से आपको वहाँ पे लिखने पड़ते हैं। अब CJ क्या है, कॉस्ट कोफिशिएंट, जो आपका यहाँ पे गिवन वेरिएबल्स हैं, जो आपने लिए हैं वेरिएबल्स, उन सभी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या कोफिशिएंट है वो CJ वाले रो में आता है, CJ वाले रो में आता है। तो क्या हो जाएगा, -2 -3 0 0 0। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है XB। अब ये XB कैसे फाइंड आउट करते हैं, XB कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो गिवन आपका जो वेरिएबल्स हैं उनको लेके चलते हैं एज अ नॉन बेसिक वेरिएबल, और जो आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, क्या क्या इंट्रोड्यूस किए, s1 s2 s3, ये हो जाएगा आपका बेसिक वेरिएबल। और इस तरीके से आपका जो सोल्यूशन आता है x1, x2, x3, s1 s2 s3, ये मैं लिख रहा हूँ इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जब मैं x1 x2 x3 को कंसीडर करूंगा नॉन बेसिक वेरिएबल, और s1 s2 s3 को कंसीडर करूंगा बेसिक वेरिएबल। अगर इतना कंसीडर करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और ये क्या आ जाएगा, आपको पता है, अगर आपने मेथड पढ़ा है तो इसमें नॉन बेसिक वेरिएबल को क्या पुट कर देते हैं, 0। अगर आपने 0 पुट कर दिया तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा इनिशियल बेसिक फिजिबल, वो आएगा 0 0 0 60 10 एंड 50। 10 एंड 50 कैसे, ये 0 0 0, क्योंकि ये आपका नॉन बेसिक वेरिएबल्स थे, नॉन बेसिक वेरिएबल्स थे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टेबल फॉर्मेशन। तो टेबल फॉर्मेशन में CJ क्या है, कॉस्ट कोफिशिएंट, -2 -3 -3 0 0 0, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए, समय बचाने के लिए टेबल को फॉर्म कर दिया। टेबल को फॉर्म कर लिया, यहाँ पे देखो ये क्या है आपका CJ, कॉस्ट कोफिशिएंट के लिए। तो ये हो गया, x1 का कितना था, -2, x2 का कितना था, -3, x3 का कितना था, -3, s1 का 0, s2 का 0 एंड s3 का 0। ये सभी चीज़ों पर अभी ध्यान मत दो, एक एक जो मैं समझा रहा हूँ बस उस पर फोकस रखो। CBI क्या है, बेसिक वेरिएबल्स का कॉस्ट कोफिशिएंट। तो बेसिक वेरिएबल्स जो आपके यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे आपका बेसिक वेरिएबल है, एक स्टेप आगे चला गया, चलिए यहाँ पे बेसिक वेरिएबल जो आपका है वो है s1 s2 s3। आपने किसको किसको कंसीडर किया था, s1 s2 s3, और इसके करस्पॉन्डिंग आपका एक आया था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्या आया था, 60 10 एंड 50। क्यों यहाँ पे 60 10 एंड 50 ही इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आपका s1 के करस्पॉन्डिंग 60 था, s2 के करस्पॉन्डिंग 10 एंड s3 के करस्पॉन्डिंग 50। और बताइए कॉस्ट कोफिशिएंट कितना था s1 का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0, s2 का 0, s3 का 0। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे CBI वाले कॉलम में फिल कर दिया, CBI वाले कॉलम में फिल कर दिया। अब ये जो फर्स्ट रो है इसको मैं मान रहा हूँ R1, इसको मान रहा हूँ R2 और इसको R3। दीज आर द रो नंबर्स, R1 R2 R3, R1 R2 R3। R1 किसके करस्पॉन्डिंग, S1 के, R2 किसके, S2 के, R3 S3 के करस्पॉन्डिंग, राइट। और ये जो आपका यहाँ पे फिल किया हुआ है ब्लू में, ये कहाँ से हमने फिल किया है, ये सिंपली जो कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट आपके दे रखे हैं, इन कंस्ट्रेंट का करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट मैंने लिख दिया है यहाँ पे वेरिएबल्स का, है ना। तो वेरिएबल्स का करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट गिवन कंस्ट्रेंट में क्या क्या था वो हम लोगों ने दिखा। फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या था, 3x1। तो देखो x1 का कोफिशिएंट 3 है, 2x2, तो 2x2 मतलब कि यहाँ पे देखो 2 हो गया इसका कोफिशिएंट किसका, x2 का। वैसे ही x3 वहाँ पे नहीं था तो इसलिए इसका कोफिशिएंट 0 है। ओके, तो ये आप फिल कर लोगे, आपने मेथड पढ़ा है। अब इसके बाद क्या करते थे, ZJ कैलकुलेट करते थे। ZJ कैसे कैलकुलेट करते थे, CBI इंटू जो भी आपका कॉलम जिसके लिए भी आप ले रहे हो उसका एलिमेंट। तो मैं लेके चल रहा हूँ XIJ।
जे किसी पार्टिकुलर कॉलम के लिए आप निकाल रहे होंगे, आई मतलब कोई आपका जो यहाँ पे एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे आई इक्वस टू 1, आई इक्वस टू 2, आई इक्वस टू 3। आई क्या बता रहा है आपका रो नंबर, आई क्या बता रहा है रो नंबर, और इसका टोटल का हम लोग समेशन निकालते थे, यही मेरा होता था जेड जे, यही हमारा होता है जेड जे। तो देखो फर्स्ट वाले के लिए मैं एक निकाल के दिखा रहा हूँ, फर्स्ट वाले के लिए तो ये जो है यहाँ पे ये हो गया मेरा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी वेरिएबल्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग मैंने लिया है। यहाँ पे सी जे बेसिक वेरिएबल CBI इन सभी के करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे नंबर नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो बताओ Z1 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 यहाँ पे देखो ये 1 फिक्स हो गया, ये 1 फिक्स हो गया, वेरिएबल क्या है यहाँ पे वेरिएबल है आई। तो पहले इसको देख लेते हैं फर्स्ट वाले, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू 3 कैसे x11 ये वाला, और यहाँ पे क्या है ये CB1, देखो CB1 ये हो गया इंटू 3, CB1 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू 3 0 प्लस देखो समेशन मैंने लिखा है प्लस 0 इंटू -1 फिर 0 प्लस 0 इंटू 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, ओवरऑल कितना आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि सभी के सभी यहाँ पे कोफिशिएंट 0 है, सभी के सभी कोफिशिएंट 0 है। वैसे ही आप सभी की रो एंड कॉलम्स का ले करके बनाओगे तो Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 सभी का सभी क्या आ जाएगा 0। उसके बाद हम लोग निकालते हैं नेट इवेल्युएशन ZJ डेल्टा जे इक्वल टू होता है ZJ माइनस CJ। आपने जैसा मेथड पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आप समझ लेना, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। नेट इवैल्यूएशन ZJ माइनस CJ, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, ZJ आपने निकाल लिया है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे CJ का वैल्यू है, आप दोनों का क्या ले लेंगे डिफरेंस ले लेंगे। तो ZJ 0 माइनस ऑफ -2 तो कितना हो जाएगा +2, अगेन यहाँ पे भी क्या है 0 माइनस ऑफ -3, अगर मैं एक निकालूँ डेल्टा 1 तो कितना हो जाएगा Z1 माइनस C1, तो यहाँ पे देखो Z1 का वैल्यू यहाँ पे 0 है, C1 का वैल्यू है -2, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा माइनस प्लस दैट इज 2। मैंने एक के लिए दिखाया, आप ऐसे ही बाकी सब के लिए निकाल सकते हो। अब जब आप डेल्टा जे निकाल चुके हैं, जिसको हम लोगों ने बोला क्या नेट इवैल्यूएशन, अब इसके बाद हम लोग लगाते हैं ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया। क्या लगाते हैं ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया। अब आपका प्रॉब्लम आपने कैसा कन्वर्ट किया है मिनिमाइजेशन का, है ना, मिनिमाइजेशन का। तो मिनिमाइजेशन के लिए जो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि डेल्टा जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। क्या आपका सभी के सभी डेल्टा जे लेस देन और इक्वल टू 0 है? तो ये 3 तो ठीक है, इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, ये सभी के सभी पॉजिटिव हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ढूंढते हैं कि सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, उसको हम लोग को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं ढूंढने आते हैं तो यहाँ पे पता चलता है सर यहाँ पे 3 और 3 दो वैल्यू ऐसे हैं जो कि इक्वल हैं, पॉजिटिव वैल्यू है, सबसे बड़े वैल्यू हैं और दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में कुछ भी आप करिए, दोनों में से किसी एक को आप सिलेक्ट कर लो, दोनों में से किसी एक को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने सिलेक्ट किया है इस वाले को x2 के करस्पॉन्डिंग, आप x3 के करस्पॉन्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, डजंट मैटर। आप फाइनल कंक्लूजन, आपका फाइनल आंसर वही आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x2 के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लिया। क्यों इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि ये था सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू, 2 थे इसमें से एक को मैंने सिलेक्ट किया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग बोल देते हैं की कॉलम। क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं की कॉलम। अब ये जो कॉलम आपका आ गया सिलेक्टेड, ये जो कॉलम है इसको हमने बोला की कॉलम, है ना, की कॉलम इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है इनकमिंग वेरिएबल, इनकमिंग वेरिएबल IV, इनकमिंग वेरिएबल। अब जब इनकमिंग वेरिएबल, इनकमिंग मतलब कहाँ पे ला रहे हो आप, ये पहले नॉन बेसिक था, इसको आपको क्या करना है बेसिक बनाना है, बेसिक बनाना है। तो नन बेसिक को बेसिक बना रहे हो तो किसी एक बेसिक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 3 ही इक्वेशन है, आप 3 ही वेरिएबल को हैंडल कर सकते हो। तो उसके लिए हमने क्या किया कि चलो ठीक है इनकमिंग तो मेरा सिलेक्ट हो गया, अब आउटगोइंग ढूंढते हैं, आउटगोइंग ढूंढते। इनकमिंग के लिए हमने क्या देखा, सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू, सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा जे का। उसी तरीके से फिर हम लोग ढूंढते हैं रेशियो, किसके लिए, ताकि हम लोग ढूंढ पाएँ कि आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होगा। इनकमिंग तो सिलेक्ट हो गया, अब आउटगोइंग कौन है ना, एक ही पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, ऐसा तो नहीं एक मुख्यमंत्री बना दिए चलिए इसके साथ साथ एक और ले आते हैं दोनों मिलके काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री हट रहे हैं तो दूसरे को आना पड़ेगा, या एक आ रहे हैं तो दूसरे को हटना पड़ेगा। तो उनको हटाने के लिए तरीका क्या है, आप चुनाव करते हो। तो चलिए हम भी यहाँ पे चुनाव करने वाले है ना, तो उस जो चुनाव हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे उसको हम लोग इलेक्शन ना बोलकर रेशियो का फाइंड कर रहे हैं, रेशियो देखते हैं ढूंढते। अब रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो रेशियो इक्वल टू होता है फार्मूला
रेशियो इज इक्वल टू एक्स बी डिवाइडेड बाई, चलिए एक्स बी आई लिख लेते हैं, पर्टिकुलर आप रो के लिए निकालोगे, एक्स बी आई डिवाइडेड बाई एक्स आई के वेयर एक्स आई के इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू भी नहीं साइन है यहाँ पे, केवल और केवल वैसा एक्स आई के वैल्यू जो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो। अब ये एक्स आई के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझिएगा। के मतलब हो गया आपका की, ये जो आपका के है वो रिप्रेजेंट कर रहा है की कॉलम। तो आपको एक्स का वैल्यूज, एक्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सारा का सारा वेरिएबल एक्स में है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं, ये आपका एंट्रीज शो कर रहा है किसी पर्टिकुलर रो के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे x2 के, ठीक है, x2 के मतलब कि सेकंड रो का वैल्यू चाहिए, सेकंड रो का वैल्यू चाहिए, और किस वाले कॉलम में, की कॉलम वाले में, की कॉलम में सेकंड रो में जो एलिमेंट है मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो की कॉलम पहले ढूंढे, ये देखें ये है की कॉलम, इसका सेकंड रो मतलब ये है, सेकंड रो मतलब ये है। अब जब ये दोनों के बीच में जो ये आया इंटरसेक्शन पे ये पॉइंट, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x2 के, ओके। इसी तरीके से आप x3 के मतलब क्या समझोगे, ये -2, x1 के मतलब क्या हो जाएगा, ये 2, xbi तो किसी पर्टिकुलर रो के लिए आप निकाल रहे हो, xb1 मतलब कि आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, xb2 मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, xb3 मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो आपका xi के वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव। फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए फर्स्ट वाले रो में चलते हैं। तो फर्स्ट रो में देखो आपका जो xbi का वैल्यू है वो क्या है 60, डिवाइड किससे करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका यहाँ पे एलिमेंट होगा उससे। तो 60 डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से, 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 30। सिमिलरली यहाँ पे देखो सेकंड रो में गए तो यहाँ पे आपका आया वैल्यू xb2 का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 10। और यहाँ पे जब हम लोग निकालने आए रेशियो तो पता चला 50 डिवाइडेड बाई -2 हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि माइनस को नहीं कंसिडर करना है, तो हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट ही नहीं किया, इसको डैश लिख दिया कि देखिए जो आपका xi का वैल्यू है वो निगेटिव आ जा रहा है, मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता, तो इसको हमने छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या देखते हैं, इसमें ढूंढते हैं मिनिमम रेशियो। तो कहीं कहीं आप जब देखोगे बुक वगैरह में तो उसमें लिखा रहेगा मिनिमम रेशियो। तो बेसिकली ये रेशियो जो आपका फाइंड आउट होता है, इसमें सबसे जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको सेलेक्ट करना होता है, चाहे वो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो या मैक्सिमाइजेशन के लिए आपको फाइंड क्या करना है, मिनिमम रेशियो। तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, मिनिमम पॉजिटिव, तो ये है आपका 10। तो मैंने इसको 10 को सिलेक्ट कर लिया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है इसको मैंने बोला की रो, ये है मेरा की रो, ओके, की रो। अब ये हो गया मेरा की रो, ठीक है, की रो के करस्पॉन्डिंग जो आपका वेरिएबल होगा, बेसिक वेरिएबल, इसको आप बोलोगे आउटगोइंग वेरिएबल। ये क्या कहलाएगा, आउटगोइंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल मिल गया, आउटगोइंग वेरिएबल मिल गया, मतलब कि जो s2 है इसको रिप्लेस कर देगा कौन सा, x2 रिप्लेस करेगा। अब जब ये रिप्लेस करेगा तो बाकी चीज़ें भी चेंजेज होंगे, बाकी सारी चीज़ों में चेंजेज होंगे। अब ये जो की कॉलम और की रो का जो एलिमेंट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इसको हम लोग बोलते हैं पिवोट एलिमेंट। और अगर आपने इस मेथड को पढ़ा है तो पिवोट एलिमेंट को क्या करना होता है, 1, राइट। पिवोट एलिमेंट को करना होता है 1, जो कि ऑलरेडी पहले से ही है 1। तो हम लोग जब ऑपरेशन करेंगे रो ऑपरेशंस तो उसमें इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि हमको 1 करना था, 1 ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब हम लोग जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो हमारा क्या होगा उद्देश्य, ये जो आपका बेसिक वेरिएबल जो नया बना x2, इस कॉलम को आपको बनाना होगा यूनिट वेक्टर में, यूनिट कॉलम है ना, जिसका फाइनल मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। आप देख सकते हो, आपका यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में कंपेयर करो, s1 s2 s3 क्या है आपका बेसिक वेरिएबल, और बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखो यहाँ पे ये जो कॉलम्स है कैसे कॉलम है, यूनिट कॉलम्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, ये सभी के सभी कैसे यूनिट वेक्टर्स। तो आप जो नया बनाओगे आप, ये भी यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो उसके लिए पिवोट एलिमेंट को करना होता है 1 और बाकी के एलिमेंट को करना है 0। जैसे इसको 2 को 0 करना है और इस -2 को 0 करना होगा आपको। तो उसके लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं रो ऑपरेशन। तो हमने क्या माना कि जो फर्स्ट टेबल है उसका रो है वो है रो नंबर R1 R2 R3, अब इस R1 R2 R3 का यूज करके हम लोग नया टेबल फॉर्म करते हैं। नया टेबल फॉर्म किया, अब नया टेबल में देखो इनकमिंग वेरिएबल क्या था, x2, आउटगोइंग वेरिएबल s2। तो हमने क्या किया, x2 से रिप्लेस कर दिया
S2 को, और ये नया टेबल फॉर्म कर दिया बाकी सारे एंट्रीज के साथ वाले। अब देखो यहाँ पे आपका पिवट एलिमेंट ऑलरेडी 1 था, तो इस कारण से मैंने क्या किया, रो जब ऑपरेशन कर रहे थे तो नया जो आपका ये रो है इसको मैंने माना R1 डैश, ये है R2 डैश और ये है R3 डैश, R3 डैश। ओके, R2 डैश इक्वल्स टू R2 मैंने लिख दिया, R2 डैश इक्वल्स टू R2। क्यों ऐसा किया, क्योंकि पहले से ही मेरा 1 था। अब बाकी के एलिमेंट को 0 करना है, बाकी के एलिमेंट को 0 करना है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 1, तो मैं अगर मुझे इसको 0 करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इस रो का यूज करके इसको 0 करते हैं। तो एक काम करते हैं, R1 डैश जो नया होगा वो लिख देते हैं, R1 डैश इक्वल्स टू R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 डैश, है ना, 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। सिमिलरली आपका जो R3 डैश है वो क्या हो जाएगा, R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 डैश। मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि कम से कम आपको रो ऑपरेशंस आ रहा होगा, अब ये जो परफॉर्म कर रहे हैं ये सारे ऑपरेशंस XB में भी आपको परफॉर्म करना है, मतलब कि जो आपका बेसिक सॉल्यूशन जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं ना, यहीं से आपको मिलता है, यही आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का कॉलम भी आपका मॉडिफाई होगा आपके रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, बाकी ये सारी चीज़ें नहीं। केवल और केवल कितना, ये जो ब्लू एरिया में आपको दिख रहा है इन सभी को मॉडिफाई होते रहेगा आपका रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। ये सभी के सभी परफॉर्म करने के बाद फिर से हम लोग डेल्टा जे निकालेंगे। तो डेल्टा जे निकालिएगा तो आपको निकल के आएगा इस बार 1 0 -9 0 -3 0। अब देखो इसमें क्या आपका डेल्टा जे सभी के सभी लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे देखो ये 0 है, ये माइनस है, ये 0, ये माइनस, ये 0, ये सभी ठीक है, इसलिए चलेगा। लेकिन ये है आपका 1, मतलब कि पॉजिटिव, तो सभी के सभी ये इक्वल टू और लेस देन 0 नहीं आया। ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया अभी भी आपका सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें ढूंढने के सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू है। चूंकि एक ही है तो हमने क्या किया, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको हमने बोला नया की कॉलम। नया की कॉलम हो गया ये मेरा, ये नया की कॉलम हो गया, ये है मेरा नया की कॉलम। ये जो आपका x1 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आप बताओ, इनकमिंग वेरिएबल। अब इनकमिंग मिल गया तो आउटगोइंग भी देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करें, फाइंड करेंगे रेशियो के लिए क्या करना होता है, XB को डिवाइड कर देना है करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे वैल्यू है। तो XB में क्या है, 40 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा 8। 10 डिवाइडेड बाई -1 क्या कुछ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लेस देन 0 है और ये भी इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों को मैंने डैश डैश कर दिया। अब इसमें क्या ढूंढना है कि सबसे छोटा क्या है, एक ही है इसी को पकड़ लेते हैं, अंधों में काना राजा, है ना, अंधों में काना राजा, तो चलो पकड़ लेते हैं। और इसको हमने बोला ये है हमारे चाचा जी विधायक, है ना, ये हो गया की रो। क्या हो गया, की रो। अब जब की रो आपको मिल चुका है, की कॉलम मिल गया है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो आपका आएगा वो क्या हो गया, आपका पिवोट एलिमेंट। तो बताइए पिवोट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 5। अब ये की रो के करस्पॉन्डिंग में S1 है, ये इनको विदाई देना है, ये कहलाएंगे आउटगोइंग वेरिएबल मिल चुका है, इनकमिंग वेरिएबल मिल चुका है, आपको पिवोट एलिमेंट पता हो गया। अब क्या करना है, ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इसको अब बनाना है यूनिट वेक्टर। तो पिवोट एलिमेंट को कर दीजिए 1। अब पिवोट एलिमेंट को 1 कैसे कर सकते हैं, तो जो नया रो होगा, सपोज कीजिए R1 डैश है, तो अगला मानते हैं R1 डबल डैश। तो R1 डबल डैश को हम लोग लिख सकते हैं R1 डैश इंटू 1/5 R1 डैश। 1/5 क्यों किए, ताकि ये 1 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 5 8, 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 0 -8/5 1/5 -2/5 एंड 0। ये आपका नया रो नंबर 1 आएगा, रो नंबर 1। अब ये जब 1 हो चुका होगा उसके बाद क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपली R1 डबल डैश आ चुका है, इसको ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये 0 हो जाएगा। और इसको तो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, ये पहले से भाई साहब हाथ खड़ा कर चुके हैं कि नहीं मुझे कुछ मत करो, मैं पहले ही 0 हूँ। तो ये जैसा है वैसा ही R3 डैश जैसा है वैसा ही R3 डबल डैश रह जाएगा। क्यों ऐसा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, आपको 0 करने की आवश्यकता है नहीं। R2 डबल डैश थोड़ा सा कर रहा था प्रॉब्लम, तो इसको हमने निपटा दिया, है ना, निपटा दिया। तो बचा क्या, बचा का केवल और केवल R1 डबल डैश जो कि 1 है आपका हो चुका है। तो ये आपका नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए करके रखा है। तो ये देखो है फाइनल सीजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे देखो सबके सब सेम वेरिएबल्स ही रिपीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं बिग मेथड की तरह नहीं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल
सिलेक्ट हो गया तो उसको हटा देना अगली बार, ऐसा तो इसमें हो नहीं रहा, तो ये सेम का सेम ऐसा ही रहेगा। बस यहाँ पे जो CBI लिख रहे थे हम लोग, इसमें चेंजेस आएंगे क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिक वेरिएबल चेंज हो रहा है बार बार। तो S1 रिप्लेस हो गया किससे, X1 से, S1 रिप्लेस हो गया X1 से। अब X1 से रिप्लेस हो गया, अब देखो यहाँ पे मैंने ऑपरेशंस को लिखा है R1 डबल डैश इक्वल्स टू R1 डैश इंटू 1/5, R2 डबल डैश टेंस टू R2 डैश प्लस R1 डबल डैश 0 हो जाएगा, और R3 डबल डैश जैसा था वैसा ही R3 डैश के इक्वल रहने दिया। उसके बाद क्या निकालेंगे, डेल्टा जे, डेल्टा जे, तो डेल्टा जे को हम लोग बोल रहे हैं नेट इवैल्यूएशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें मैंने चर्चा की है आपका लेक्चर में, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा जे जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, ये -2 आया है जेड जे, -2 माइनस ऑफ -2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये -1 एंड 0। अब देखो क्या सभी के सभी डेल्टा जे लेस देन और इक्वल टू 0 हैं या नहीं है, तो ये है 0, ये 0, ये -1 0, तो बिल्कुल ये आपका हो गया ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। तो जैसे ही आपका ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गया, मतलब कि जो अभी आपका जो प्रेजेंट में सॉल्यूशन है यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो बताओ मुझे यहाँ से ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका क्या होगा, मैं पूरा लिख रहा हूँ, X1 X2 X3 X3 S1 S2 S3, इसके करस्पॉन्डिंग में बताइए मुझे क्या होगा वैल्यू। तो देखो X1 के करस्पॉन्डिंग क्या है 8, तो लिख दिया 8, X2 के करस्पॉन्डिंग 18, X3 यहाँ पे नहीं है, X3 नहीं है मतलब कि आपका वो कैसा है वेरिएबल अभी आपका कंसिडर, चूंकि ये आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बेसिक वेरिएबल, तो जो इसमें नहीं है वो क्या है नॉन बेसिक, और नॉन बेसिक को हम लोग क्या लेके चलते हैं 0, तो ये हो गया 0। वैसे ही S1 नहीं है तो 0, S2 नहीं है तो 0, क्यों 0 कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉन बेसिक वेरिएबल वो कंसिडर हुआ है। S3 है यहाँ पे और इसके करस्पॉन्डिंग है 70, राइट 70। ये आपका हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बट आपका ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, तो Z डैश, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप पुट कीजिएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, Z डैश मैं बोल रहा हूँ, Z नहीं, ये क्या दे देगा मिनिमम ऑफ Z डैश, तो Z डैश मिनिमम जो आपका आएगा ये आपको आएगा -70। कैसे, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये जो आपका जो कन्वर्ट करने के बाद आया था, ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये है आपका क्या Z डैश मिनिमम। जब आप निकालोगे तो वैल्यू लिख दीजिए, ये है -2 × 8 -3 × 18 -3 × 0। अब ये 70 रहने से कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि कोफिशिएंट 0 है, इसका भी कोफिशिएंट 0 है, इसका भी कोफिशिएंट 0 है, कोई मतलब नहीं बनता कि इसका कोई भी वैल्यू रहे, कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो यहाँ पे आप देखो कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -54, ओवरऑल कितना हो गया -70। बट ये जो आपका निकल के आया है वो क्या है मिनिमम, Z डैश मिनिमम का वैल्यू, क्या ये आपका और सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो आंसर चाहिए वो है मैक्सिमाइजेशन का, है ना। तो आपको क्या लिखना होगा, Z मैक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z मिन डैश and that is minus of -70, that is 70 at x1 equals to 8, x2 equals to 18 and x3 equals to 0. So this will be the final answer. ऐसा नहीं कि आंसर में लिख देंगे वैसा ही Z डैश मीन वाला वैल्यू, तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपने मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया है। आप इसको डायरेक्टली मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम से भी सॉल्व कर सकते थे, बस क्राइटेरिया क्या चेक करना होता, डेल्टा जे इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये आपका मैक्सिमाइजेशन के लिए क्राइटेरिया होता। सेम प्रोसीड्यूर होता, सब कुछ वैसा ही होता, इंट्रीज वगैरह वगैरह चेंज होते, बाकी सब कुछ वैसा ही रहता। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया है तो फिर से एक बार देखिएगा, और वीडियो लेक्चर जो अवेलेबल है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का आप वहाँ भी रेफर कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।